For late coming, but let's start modern India history class, and your topic is very simple: governors and important happenings. गवर्नर जनरल के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? गवर्नर्स जनरल एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स। जैसा कि मैंने आपसे कह दिया था, गवर्नर्स के बारे में सारी बातें आपको बता दी थी, वो आप जानकारी में आ गया है। अब गवर्नर्स और हैपनिंग के बारे में देखें तो हम जीबी पे पहले चलेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर जीजीबी बात करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फिर जीजीआई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे, और फिर समय के साथ जीजीआई कम वाइसराय हो जाएगा। तो वाइसराय का तो एक सिंपल पहलू है जो अलग रहेगा, जीजीआई के हिसाब से चलेगा। तो करीब 40 है, हमें 20-25 के आसपास पढ़ना होता है। तो चलिए जरा इसको आप समझिए, ठीक है। टॉपिक हमारा है गवर्नर जनरल एंड इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स। ये हमारा टॉपिक है, इसको ध्यान में लेना है। ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान दें, गवर्नर जनरल की हम बात करने जा रहे हैं। एज यू नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जीबी, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल। ड्रैक से इसकी शुरुआत होती है। ड्रैक का ये टाइम है 1756 से 57, और इसके समय बैटल ऑफ पलासी। एज यू नो दैट बैटल ऑफ पलासी कब लड़ा गया, ठीक है, 23 जून 1757। ये फाइटिंग टाइम है। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया। तो इसके समय की ये प्रमुख घटना है। रॉबर्ट क्लाइव जनरली आपको ये शुरुआत देगा, आईएएस में यहां तक आता है। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 59, और इसके समय का कोई इंपॉर्टेंट घटना इस टाइम का नो इज सच इंपॉर्टेंस, बट हाँ एक कह सकते हैं, क्या, बेदरा का युद्ध, ठीक है। बेदरा का युद्ध का मतलब सीधा सा हुआ द बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था डच कंपनी के साथ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब है वैसिनटाट 1759 से 64, बैटल ऑफ बक्सर जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, दैट इज इंपॉर्टेंट। और भी है वांडी वाश का युद्ध 1760, सवाल नहीं बनेगा। रॉबर्ट क्लाइव जो नेक्स्ट आता है, रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67, सेकेंड टाइम आता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। इलाहाबाद की दो संधि है, फर्स्ट 12 अगस्त 1765, सेकेंड 16 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है। ये ध्यान में रखना। वेरे लास्ट 1767 से 72, और इसके समय में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1773, क्या पोस्ट है, जीबी का पोस्ट है। और इसके समय क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो ये हमें समझना है कि रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय आता है, इससे कानून में चेंज होगा और जीबी क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो ये हम अब देखेंगे। तो ये आप ओके करिए, ये जो 6 है इसको समझ लीजिए, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए।
चलिए बेटा इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट है बेटा उस पर ध्यान दें। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये टाइटल। इस टाइटल के तहत देखें तो एक है हमारा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसकी टाइमिंग देखें तो 1773 से 1785। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1773 से 1785 है। इसके समय में क्या होता है उस पर ध्यान दें। तो एक तो 1774 दी सुप्रीम कोर्ट set up, you know that at कोलकाता। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी घटना इसके समय की क्या है ये भी इंपॉर्टेंट होगा, तो कहेंगे 17 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। या कोलकाता लिख देगा कि स्थापना हुई थी। तीसरा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। तो याद रखिए ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, वो है आपका नंबर 2 पे जो शख्स है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है अगर देखें तो 1785 से 1793। अब कॉर्नवालिस को क्या क्या कहते हैं हम, तो देखते हैं क्या क्या इंट्रोड्यूस किया ये चीजों पर देखें। तो पहला नोन एज फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस। दूसरा फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। फादर ऑफ या लिख देगा फाउंडर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट यानी लैंड लॉर्ड शिप। ठीक है, यानी जमींदारी यानी स्थायी बंदोबस्त, यानी बेटा इस्तमरारी रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, इन बंगाल।
ठीक है, तो आपसे कभी पूछेगा कि बंगाल में जो है परमानेंट लैंड लॉर्डशिप या अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, या पूछेगा आपसे इस्तमरारी बंदोबस्त, यानी किसने किया, तो इसी ने किया। ठीक है ना, बताऊंगा इसके बारे में, तो ये चीज़ें इसके खाते में जाएंगी, तो ये याद रखना है। एंड इसी ने करना है कि सिविल और जुडिशियरी को अलग अलग करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी को अलग करेगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ, दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, तो थोड़ा सा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। इसी ने जो है न्यायिक व्यवस्था को जो है प्रशासनिक व्यवस्था से सेपरेट किया, अलग किया। ये सवाल अच्छा खासा पूछता है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गई बात। अब आइए, ये सारे काम कॉर्नवालिस के हैं और वो काम जो है वॉरेन हेस्टिंग्स का है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अंग्रेजों ने स्थापित किया था, जिसका मकसद था भारत का ज्ञान हासिल करके भारत के विषय में जानकारी हासिल करें, ताकि भारत को उस तरह से ट्रीट करके एक्सप्लॉयटेशन के रेट को बढ़ाया जा सके। और फादर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस का मतलब है भारत में जो पुलिस प्रणाली का जन्मदाता है वो कॉर्नवालिस है। भारत में जो सिविल सेवा, नागरिक सेवा यानी ISPCS वाला जो है का जो जन्मदाता है वो कॉर्नवालिस है। और बंगाल में जो भूराजस्व व्यवस्था की, जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट, बहुत सारे नाम है, सब नाम दे दिया, की जो शुरुआत इसने की वो भी यही है। और कब किया था ये? इन 1793, 1793 में। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और प्रशासन से जुड़ा हुआ न्यायिक व्यवस्था थी, दोनों को अलग किया, ये भी काम किया। ये कॉर्नवालिस का इंपॉर्टेंट वर्क है, ये सवाल पूछता है आपसे, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसको ओके करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाया जा सकता है बेटा। चलिए, तो GGB पे ही अभी चलेंगे। अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, अब GGB में अगला जो कॉर्नवालिस पर इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड अर्थर वेलेज़ली। लॉर्ड अर्थर वेलेज़ली, ये याद रखिए। अब इसके समय में क्या होता है, पहले तो इसका टाइम देखें, 1798 से 1805, ये टाइम है इसका। लॉर्ड अर्थर वेलेज़ली के संदर्भ में बात करें तो इसके समय में 3-4 बातें महत्व, इसको कहते हैं, ठीक है, एम्पायर क्रिएटर। इसको बेटा साम्राज्य निर्माता वेलेज़ली कहते हैं। इसने खास चीजें इंट्रोड्यूस की, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलायंस पॉलिसी, यानी सहायक संधि की नीति। आपसे पूछेगा, ध्यान देना है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन, और वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का वेलेज़ली भी हो और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डुप्ले हो, तो डुप्ले पे टिक लगा दीजिएगा। डुप्ले नंबर 1 है, फर्स्ट।
ठीक है। और अगर पूछे कि विच ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नर स्टार्ट द पॉलिसी ऑफ ट्रीटी ऑफ अलायंस, तो बोलिएगा ये वेलेजली। तो वेलेजली का एक तो ये है, मैसूर पे कब्जा यही करेगा। समय देखिए ना, टीपू सुल्तान को मार के मैसूर पे कब्जा करेगा। तो इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फेंस। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी को कहते हैं घेरे की नीति। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस को क्या कहते हैं? घेरे की नीति। ये ध्यान में रखना, ये भी पॉइंट हो गया। चलो अब अगले पॉइंट पर आइए। हम जानते हैं कैप्चरिंग ऑफ मैसूर इसी का समय है, तो वो आप पढ़ चुके हैं रीजनल किंगडम्स में, तो वो आपको ऐसे ही याद रहेगा, तो ये ध्यान में रखना। अब आइए, लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली के बाद कौन इंपॉर्टेंट है? तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो 1813 से 23 तक रहा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, नॉट वारेन हेस्टिंग्स, जस्ट हेस्टिंग्स। तो इसके समय का इंपॉर्टेंस आपसे पूछता है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उसके समय में देखते हैं, ठगों का दमन स्लीमैन ने किया था विलियम बेंटिक के समय में। पिंडारियों का जो युद्ध हुआ था इसके समय में, तो याद रखिएगा। separations of पिंडारीज, पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन किसने किया? तो यही है, ये याद रखिएगा। पिंडारियों के 3 लीडर्स थे। आमिर खान, जीतू खान, और एक था बेटा ये क्या कहते हैं, कबीर खान। ये 3 लीडर थे, सबको शांत कर दिया गया। तो पिंडारियों का दमन हेस्टिंग्स ने किया। ये खूबसूरत पिंड नाम के शराब पीने वाले जो एक समुदाय विशेष थे, जो अर्ध मुसलमान थे और अपने राज्य कायम करने की तलाश में थे बगदादी की तरह, इतना ही समझिए। तो इसका दमन किया गया। जैसे बगदादी का दमन किसने किया सवाल बनेगा, ऐसे पिंडारियों का भारत में स्थिति थी। चलिए, और जैसे बगदादी के सपोर्टर्स कुछ खास देश सब थे, ठीक वैसे पिंडारियों के सपोर्टर्स कौन था? सिंधिया घराना मराठा का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स का। उसके बाद जो सेक्स आएगा, जो इंपॉर्टेंटली आपके पास आएगा, वो आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक पे बात करेंगे, इसको समझिए। पिंडारी कौन थे? एक सवाल बनाएगा, पिंडारी कौन थे? समझिए। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इन सब के आसपास के क्षेत्र में एक जाति विशेष के लोग डेवलप हो गए, जो अर्ध मुसलमान ही थे देखा जाए तो, और हिंदू मुसलमान दोनों की परिस्थिति थी उनकी। और ये चाहते थे कि अपना एक राज्य कायम करे, और उस राज्य को कायम करने के चक्कर में ये अंग्रेजों से बगावत के लिए तैयार थे। और सिंधिया घराना ने इसका बढ़िया इस्तेमाल किया। यूं समझिए, सिंधिया की यह आधी ताकत थे। जब तक पिंडारी हैं, अंग्रेज सिंधिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सिंधिया की फौज में यह हमेशा भाड़े के सैनिक के रूप में शामिल होते थे, जैसे पाकिस्तान की फौज में जिहादी अक्सर शामिल होते हैं। समझ में आई बात? अब आइए अगले पॉइंट पे। पिंड नाम का शराब पीने की वजह से इन समुदाय विशेष को पिंडारी कहा गया। चीतू खां, अमीर खां और कबीर खान, ये सब कुछ इसके 3 लीडर थे। कहते हैं पिंडारी के साथ जो युद्ध हुआ अंग्रेजों का, उसमें
चीतू खान जंगल की ओर भाग गया तो कहते हैं उसको बाघ खा गया, चीतू को चीता खा गया, ऐसे समझ लीजिए। और आमिर खान जो था वो मारा गया, और जो कबीर खान था उसे रोहेलखंड के पास, मोदी नगर के पास यूपी में एक छोटी सी रियासत देके शांत कर दिया, बसा दिया गया। इस तरह से पिंडारियों को जब अंत कर दिया तो समझिए सिंधिया की आधी ताकत समाप्त हो गई, और उसको फिर चकनाचूर कर देगा अंग्रेज। समझ आई बात? याद रखिएगा, जोड़ का झटका धीरे से, ये अंग्रेज अंग्रेज की नियति थी और नियत भी थी। अब आइए, तो ये तो पॉइंट समझ गए बेटा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये आपका हो गया लॉर्ड हेस्टिंग्स का। अब बेंटिक के पास चलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1800 क्या कहते हैं 28 से 33। ठीक है, याद रखिए। और फिर 35, ऐसे हम बनाते हैं। अब इसके संदर्भ में जब बात होगी तो क्या क्या, तो देखिए जीजीबी है 33 तक, और 33 से 35 हो जाएगा जीजीआई। ये इसका दो सिस्टम है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या होगा। तो 1828, ठीक है, सप्रेशंस ऑफ थग्स, यानी ठगों का दमन। ठग्स बहुत थे यूपी के पास, तो ठगों का दमन किया गया बाय कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन, इसी पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी बनी हुई है। दूसरा 1829, अब इसमें क्या होगा, प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट। सती एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो सती प्रथा जो कानून था, सती सिस्टम प्रोहिबिशन एक्ट introduced by the help of राजा राम मोहन रॉय। ये तो हम और आप सब जानते हैं। राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से ये जो है सती प्रथा निषेध कानून आया, सती सिस्टम प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें राजा राम मोहन रॉय का बड़ा योगदान था। ये सीधा सवाल पूछता है। अगला सप्रेशंस ऑफ खोंद ट्राइब्स रिवोल्ट। खोंद नाम के जाति थे ऑफ उड़ीसा। they were cannibal। ये लोग नरभक्षी थे बेटा, ठीक है, नरभक्षी थे, मनुष्य का मांस खाते थे। तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया कि आप मनुष्य के मांस नहीं खाएंगे। तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। इन विद्रोह को शांत करने के लिए फिर विलियम बेंटिक ने काम किया। तो विलियम बेंटिक का ये। अब विलियम बेंटिक का एक और, जब वो आता है तो इसके समय क्या आता है, इंट्रोड्यूस्ड थर्ड कम लास्ट चार्टर एक्ट इन 1833। तो 1833 का तीसरा यानी आखिरी चार्टर कब आया?
इसी के समय आया और ये जीजीआई बन गया, और जीजीआई बनते ही फिर इसने क्या लाया, मैकॉले मिनोट। ठीक है, तो 1835 introduced Macaulay Minot on education, on इंग्लिश एजुकेशन। बेटा अंग्रेजी शिक्षा पर मैकाले मिनॉट कब आया, तो ये है 1835 को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फरवरी को इंट्रोड्यूस, और मार्च में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था, तो 2 फरवरी को इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इसने और क्या किया, प्रोहिबिशन ऑन प्रेस। बेटा इसी ने क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद कौन आएगा, उस पर हम विचार करते हैं। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैकॉले मिनॉट यानी इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन, और इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत इसी समय में हुई। भाषा भी इसी के समय बदल दिया गया, राजकाज की भाषा फारसी की जगह उर्दू और इंग्लिश कर दी गई, ये चीजें। ठीक है, ध्यान रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू and English to replace फारसी यानी पर्शियन। तो पर्शियन की जगह ये आया, ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है, इसको ओके करिए। विलियम बेंटिक से आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी पे। मिटा दो बेटा इसे, ठीक है। अब है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक के समय से। तो आगे है हमारा कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम देखते हैं, इसका टाइमिंग क्या है। इसकी टाइमिंग आती है 1848 से 1856, ये टाइम। इसको क्या क्या कहते हैं, इस पे हमारा ध्यान जाएगा। इसको कहेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता। आजाद भारत का निर्माता जवाहरलाल नेहरू, आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी। ये इसका एक क्वेश्चन है। अब इसका दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें, ठीक है, क्या, तो ध्यान देना है। इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी गोद लेने की प्रथा की समाप्ति, इसी को कहते हैं राज्य हड़प नीति। इसी को कहते हैं राज्य हड़पने की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी गोद लेने की प्रथा की समाप्ति कर दिया। और इसके तहत कैप्चर्ड
ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या कैप्चर किया देखिए। सबसे पहले कैप्चर किसको किया? 48 को। ऐसे पूछेगा 17 1848। उसके बाद जैतपुर एंड संभलपुर 1849। फिर बलूचिस्तान के पास बगहात था 1850। उदयपुर 1852। झांसी 1853 रानी लक्ष्मीबाई एंड नागपुर 1854। अब आपको सवाल बनाएगा बेटा, ये गोद लेने की प्रथा के तहत सबसे पहले किस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, हड़प लिया, कब्जा कर लिया, और सबसे आखिरी में किसको? और ये भी पूछेगा झांसी को कब। ये तीन याद रखना आपके लिए जरूरी है, ये तीन याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसको ओके करिए। अब अगला देखिए कदम। तो गोद लेने की प्रथा से समाप्त करके इन राज्यों को मिलाया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस 1849 कैप्चर्ड पंजाब। ठीक है, पंजाब को 1856 अवध on the ground of bad rule, कुशासन। कुशासन यानी बैड रूल का चार्जशीट आरोप लगा के अवध को कब्जे में कर लिया और 20,000 जमींदारियां जब्त। इवन seized 20,000 लैंडलॉर्डशिप। ये 1897 की क्रांति का एक बड़ा कारण बनेगा। तो ये सारे काम किया, और भी बहुत काम किया डलहौजी ने, अभी देखेंगे वन बाय वन। और क्या 1848 खाकी ड्रेस फॉर पुलिस। पुलिस की जो खाकी वर्दी है इसी का समय। 1849 बैथुन कॉलेज फॉर गर्ल्स। लड़कियों की शिक्षा के लिए 1849 में बैथुन कॉलेज की स्थापना, डलहौजी का समय। अभी डलहौजी और चलेगा, तो इसको मिटाएंगे तो डलहौजी की और बन जाए। एक नजर डाल दीजिए।
चलिए नेक्स्ट की बात करें बेटा, तो डलहौजी पे अभी चल रहे हैं आप। लॉर्ड डलहौजी ही चल रहा है 1848 से 56। अब देखिए इसने और क्या क्या काम किया, ठीक है, तो वन बाय वन इसका काम देखते हैं। 1852, ठीक है, से लेकर के 54 क्या आया, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल एंड हायर, प्राथमिक, मध्य और कॉलेज तक की बात हुई। नोन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियाज एजुकेशन, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियाज एजुकेशन कहा गया है, यानी आमूलचूल परिवर्तन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, 54 इसको हाईलाइट किया जाता है जब रिपोर्ट किया गया। चार्ल्स वुड्स लेके आए, इसका नाम था लॉर्ड हैलिफैक्स। हैलिफैक्स इस नाम से भी जाना। अब 1854 हम देखेंगे जो जिस तरह से है, तो 53 में देखेंगे 16 अप्रैल, रेल रन ऑन द ट्रैक, मुंबई टू थाने, पहली बार शुरुआत हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1853 टेलीग्राम सर्विस डिपार्टमेंटली, began between Kolkata to Diamond Harbour। बट कमर्शियली अगर कभी पूछे 1861 कलकत्ता टू आगरा, यही फर्क है, और वो लॉर्ड कैनिंग का समय, ठीक है। अब आइए 1853 इंडियन सिविल सर्विस begins। So Dalhousie considered father of Indian civil सर्विस। कार्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की और सारे अंग्रेज होते थे। इसने इंडियन को कहा कि अब आप सिविल सर्विस में आ सकते। इंडियन कैन बी टेक परमिशन, टेक एंट्री थ्रू द कॉम्पिटिशनल एंट्रेंस एग्जाम्स, नाउ यू कैन बिकम द सिविल सर्वेंट। सो इट वॉज इंडियन। सो द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस डलहौजी, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कार्नवालिस। तो ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। 1853 में हम भारतीयों को सिविल सर्विस के रूप में एंट्री मिल गई, तो डलहौजी का नाम फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस हो जाता है।
तो ये भी एक है। और 53 में ही हम देखते हैं फर्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल मील ओपन एट मुंबई। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना भी मुंबई में 1853 को एक भारतीय पारसी हमारे थे कावस जी नाना ने ओपन किया। इसमें अंग्रेजों का कोई योगदान नहीं है, पर उसका समय है इसलिए मैंने लिखा। सवाल पूछता है 54 में सूरत में खुला सेकंड, उसके बाद 59 में फिर जो है आप देखते हैं अहमदाबाद में खुल गया। तो वो इसका टाइम नहीं है, पर ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। और अगर यही चीज़ों को देखते हैं तो 1854 सूरत, 1859 अहमदाबाद, बाद में ओपन हुआ बेटा। तो ये डलहौजी है जनाब, पर डलहौजी अभी खत्म नहीं हुआ है, डलहौजी अभी और है, देखते जाइए। मैंने कहा ना डलहौजी कमाल की चीज़ है। ऐसे नहीं बोलते मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, देर आर सम रीजन्स। ठीक है, तो इस पर नज़र डालिए बेटा और फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। डलहौजी को आज फिनिश करना है, दैट्स ओके, मिटाया जा सकता है। अब देखते हैं 18 बेटा 54। अब डलहौजी ने क्या काम किया? तो फाउंडेशन ऑफ CPW, यानी CPWD मतलब है PWD जिसको कहते हैं, अभी CPWD कहते हैं, पर हम बोलेंगे PWD, सॉरी डी, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। यहाँ पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, सरकार के जो काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के, इसी ऑफिस के थ्रू होता है। तो PWD, जिसका आज नाम है CPWD, जो न्यू दिल्ली का है ना, वो आज यही नाम है। तो इसकी शुरुआत इसने की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वहां एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की स्थापना की, DEO, और इसी को कह देते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और यहां जो हुए ऑफिसर उसको DEO कहते हैं। ये शुरुआत हुई, तो इंपॉर्टेंट है ये भी समझ गया। तो 54 में देखा क्या सब काम हुआ, 53 में क्या हुआ, 52 में क्या हुआ, और हम देखेंगे कि ये हाफ ऑफ म्यांमार को भी जीतेगा। सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर, सेकेंड एंग्लो बर्मा वॉर भी करेगा। ठीक है, और इसका 1854 में खात्मा होगा। इसके अलावे देखते हैं नेपाल के साथ शिमला उमला, शिमला बिकम समर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया। शिमला को राजधानी डिक्लेयर किया। शिमला उमला कुल्लू मनाली ये सब जितने थे सब इसने जीत लिया नेपाल से, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है डलहौजी का, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेगा, तो जैसा मैंने कहा था 56 में जमींदारी क्या कहते हैं वो बैड रूल के आधार पर अवध की पूरी कब्जे में ले लिया और 20,000 जमींदारी को भी समाप्त कर दिया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है इसका, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है इस शख्स का।
बार बार पूछता है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको फ्री कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा, लेकिन समय कहता है कि संभव नहीं है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करें, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो लंबा खींचेगा, पर उसका टाइटल देके छोड़ा जा सकता है। इसको फिनिशिंग दे देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग, और ये जो है आपका 1856 से 58 प्लस 62, ये जो इसका है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये जो टाइम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस VICROY वाइसरॉय। तो ये ध्यान में रखेंगे इसके बारे में। तो इन दैट रिस्पेक्ट इसकी हम बात करेंगे, बट ये भी काफ़ी अच्छा वक्त लेगा और इस वक्त में संभव नहीं होगा, तो इसको यहीं स्टॉप करना बेहतर होगा। कल इससे आगे चलें। कल आपका गवर्नर जनरल और इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स फिनिश्ड हो जाएगा। तो हमारा जो कल के बाद परसों का जो टॉपिक रखेंगे, वे टॉपिक हम रखना चाहते हैं कि भारत में जो रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के जो मूवमेंट हुए उसको करेंगे, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड, जिसको इंडियन रिनासा कहते हैं। ठीक है, तो भारत में रिलीजियस सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट पे होगा परसों। तो आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू बेटा।